अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और एमसीक्यू प्रिपरेशन के अंदर अब ज़ूलॉजी का 2017 का पेपर देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ह्यूमन ब्रेन प्लाज्मा लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड। ये पहले भी आ चुका है कि ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने बताया था 2018 के पेपर में मैं बता चुका हूँ कि ये वो फ्लूइड है जिसमें ब्रेन नहा रहा होता है। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं, उसमें भी ये भरा हुआ होता है। ब्लड आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके। लिम्फ के बारे में बता चुका हूँ कि लिम्फ जो है ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि जो प्लाज्मा बाहर जाता है उससे, जब भी टिश्यूज़ के पास ब्लड जाता है तो उसमें से प्लाज्मा बाहर जाता है और ज़्यादातर उसका वापस आ जाता है। जो बच जाता है वो फिर अलग सिस्टम से ड्रेन होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, तो वो कलरलेस फ्लूइड जो है वो लिम्फ कहलाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो है जो सेल्स के दरमियान में पाया जाता है। ये दो सेल्स हैं, इनके दरमियान में फ्लूइड होता है मौजूद, या टिश्यू जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो नहा रहे होते हैं फ्लूइड के अंदर, वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है, या वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। नाउ एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस बाय दिस टिश्यू। अच्छा, एम्ब्रियो की जो अटैचमेंट होती है यूट्रस की वॉल के साथ, ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है। तो इस यूट्रस के साथ जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को अटैच करके रखता है वो कहलाता है ये सर्कुलर सा पाई शेप स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ये रोप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये बेबी है और इसके अराउंड ये कवरिंग है, एमनियन। नाउ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वो स्ट्रक्चर जो कि बेबी को अटैच करवा के रखता है यूट्रस के साथ, तो वो प्लेसेंटा है, ठीक है। जो मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन है वो भी प्लेसेंटा है। अच्छा, वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचती है वो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू यहाँ से जितना भी मटेरियल है वो क्रॉस करके जो आता है वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बेबी तक पहुँचता है। तो अटैचमेंट वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्लेसेंटा है। बाकी एमनियन वो लेयर है जो मैंने अभी बनाई थी। इसके अलावा एलेंटॉइस और कोरियन की दो और लेयर्स होती हैं। कोरियन तो वो है कि जिससे प्लेसेंटा फॉर्म होता है, प्लेसेंटा जो मदर की साइड पर प्लेसेंटा होता है वो कोरियन से बनता है। और एलेंटॉइस जो है ये बेसिकली वो लेयर होती है जिससे आगे जाकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की चैप्टर नंबर 4 के अंदर। नाउ द स्पंजी वैस्कुलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस की 3 लाइनिंग होती हैं, बुक के अंदर 2 लाइनिंग दी हुई हैं। ये तीनों लाइनिंग्स जो है ये यूट्रस की होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है, मसल की बनी हुई लेयर होती है। पेरीमेट्रियम सिर्फ कवरिंग है सिंपल सी। जो मायोमेट्रियम है वो बीच की लेयर होती है जो कि मसल की बनी हुई होती है। जब बेबी की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो यही मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से बेबी जो है वो आगे की तरफ पुश होता है, बॉडी के बाहर आता है। तो जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वो लाइनिंग है जो कि स्पंजी होती है और वैस्कुलर होती है, और यही वो लेयर है जो कि हर मंथ जो है वो चेंज होती है। इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से जो है वो इसकी थिकनेस बढ़ती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो रही होती है तो इसकी जो प्रोजेस्टेरोन है वो डिक्रीज होने लगता है बॉडी के अंदर। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ये शेड हो जाती है और दोबारा से अपनी पुरानी वाली हालत के अंदर आ जाती है। तो हर मंथ जिस लेयर के अंदर चेंज आता है वो एंडोमेट्रियम है। और वो लेयर के जिसके ऊपर ऑक्सीटोसिन आके काम करता है जब बेबी की बर्थ का वक्त आता है वो मायोमेट्रियम है। एंडोथीलियम बेसिकली ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है। जो हमारे पास ब्लड वेसल है उसकी लाइनिंग, उसकी इंटरनल जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के अंदर जो सबसे अंदर वाले सेल्स होते हैं वो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। जो बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है। इवन जो उसके अंदर मौजूद होती है आर्टरीज और वेन्स के अंदर जिससे इनर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटीमा या ट्यूनिका इंटरनल इसे कहते हैं, वो भी एंडोथीलियम की बनी होती है। एंडोथीलियल सेल्स हैं वो एंडोथीलियम ही कहलाती है, जो कि उसकी बनी हुई होती है एंडोथीलियल सेल्स की। ओके, ये फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि कॉम्पैक्ट मास जो होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमेयर इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। मैंने बताया था कि पिछले उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी मैंने बताया था कि स्पर्म और ओवम से कहानी स्टार्ट होती है। जाइगोट बनता है, जाइगोट एक सेल होता है, ये डिवाइड होता है और इससे बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम मॉरुला कहते हैं। तो जाइगोट एक सेल है, ये डिवाइड होता है, 2 बनते हैं, ठीक है, 4 बनते हैं, 8 बनते हैं, ये सारे सेल्स कहलाते हैं ब्लास्टोमेयर। तो ब्लास्टोमेयर से की जो है वो एक बॉल बन जाती है, एक मास बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लास्टोमेयर बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो वो स्टेज जो है वो कहलाता है मॉरुला। उसके बाद वाला लेयर स्टेज जो है जिसमें ये सेल्स जो हैं ये 2 लेयर्स में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वो ब्लास्टोला कहलाता है। फिर 3 लेयर वाला स्टेज गैस्ट्रोला कहलाता है।
एरिया पेलोसिडा जो है ये बेसिकली जो चिक के अंदर आप ब्लास्टुला वाला जो स्टेज होता है उसमें चिक के अंदर जब आप देखते हैं तो कुछ एरिया होते हैं जो डार्क नज़र आते हैं, कुछ एरिया जो होते हैं वो लाइट नज़र आते हैं। तो एरिया पेलोसिडा जो है ये वो लाइटर रीजन होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है डेवलपमेंट ऑफ चिक की वीडियो के अंदर। ना ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। नॉन कोडिंग रीजन जो है ये इंट्रॉन कहलाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द फंक्शनलेस ऑर्गन्स ऑफ टुडे विच वर फंक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड। अच्छा, किसी भी एनिमल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज काम नहीं कर रहा लेकिन मौजूद है और प्रीवियसली वो काम करता था, या दूसरे एनिमल्स के अंदर हमें दिखता है कि वो काम करता है, तो ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो हमारा एक्सटर्नल एयर है, जो कान का हिस्सा बाहर की तरफ है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। तो ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स वो हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। आपका जो एयर है वो सेंसरी ऑर्गन है, आपकी जो आइज़ हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं कि जो एक्सटर्नली बाहर से देखने में डिफरेंट नज़र आते हैं, जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है लेकिन इंटरनली उनकी जो बनावट होती है वो सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो हाथ है और बिल्ली का जो पंजा है, उन दोनों की अंदर की बनावट अगर आप देखें तो वो सिमिलर है, लेकिन उनकी एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, बाहर से देखने में डिफरेंट है और फंक्शन डिफरेंट है। बाकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिंपल होते हैं जिनका काम वेस्ट का रिमूवल होता है। आर्क्योडेरिक्स जो है ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर भी था। ये एक फॉसिल है जो कि बर्ड का है और इसके अंदर मिक्स फीचर मिलते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के। आज के बर्ड्स के फीचर ये हैं कि इसके पास बीक है, इसके पास विंग्स हैं और इसके जो बीक है उसके अंदर दांत नहीं है और फेदर्स इसके पास मौजूद है। जबकि जो बर्ड्स वाले फीचर नहीं है, रेप्टाइल्स वाले फीचर है, वो ये है कि दांत इसके पास मौजूद इसके पास दांत मौजूद है, जबकि बर्ड्स के पास दांत नहीं होते आज के, इसके पास दांत मौजूद है। इसके टेल के अंदर वर्टिब्री मौजूद है, आज के बर्ड्स के पास ये नहीं होती। और जो इसके विंग्स हैं उसमें पंजा मौजूद है, जबकि आज के बर्ड्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो ये फॉसिल है बर्ड का। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर है, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो चीपेस्ट सोर्स जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर होता यह है कि पानी के ज़रिए जो है वो बिजली पैदा की जाती है। तो इसमें करते यह है कि अगर कहीं से पानी गिर रहा है, नेचुरल जो फॉल्स होते हैं जहाँ से किसी ऊंचाई से पानी गिरता है, तो उसके नीचे आप एक व्हील लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक पहाड़ है, ठीक है, और इसमें यहाँ से पानी गिर रहा है, तो आप यहाँ पर एक सर्कुलर सा व्हील लगा दें, तो पानी जब गिरेगा तो वो व्हील को घुमाएगा, जब व्हील घूमेगा तो बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास नेचुरल फॉल नहीं है तो आप क्या करते हैं, अगर किसी जगह पे पानी है, ठीक है, ये पानी बह रहा है यहाँ पे, तो आप इसके आगे एक दीवार बना देते, तो ये डैम बन जाता है। तो फिर डैम से आप पानी को गिराते हैं और यहाँ पर भी व्हील लगा हुआ होता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये सेफ़ भी है और चीपेस्ट सोर्स जो है एनर्जी का है। बाकी जो सोर्सेस है एनर्जी के, उसमें पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो फ्यूल्स वगैरह से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि न्यूक्लियर मटीरियल होता है, आपके पास एक रिएक्शन होता है जो फिजन रिएक्शन होता है, उसमें जो बड़ा न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता है, छोटे न्यूक्लियस बनते हैं और कुछ मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। ये भी एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, बट ये सेफ़ नहीं होता। और जियोथर्मल एनर्जी जिसके अंदर अर्थ की हीट को इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस को इस्तेमाल करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर। द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपको मिल जाएगा, नहीं 12 के अंदर है या 13 के अंदर है, कि फ्रेश वाटर का जो वो है रिसोर्सेज हैं वो कुल मिलाकर 0.052% है। ठीक है, इतना कम जो है वो आपके पास फ्रेश वाटर है। जो ज़्यादातर हिस्सा हमारा पानी का है वो खारा पानी है, तकरीबन 90+ जो है वो परसेंटेज पानी की, दुनिया में जितना भी पानी है उसका 90+ जो है वो खारा पानी है। और जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास 0.052% जो है वो रिसोर्सेज है सिर्फ। ना रीनल आर्टरी जो है एंटर करती है और रीनल वेन जो है वो किडनी से निकलती है किस साइड के ऊपर, तो ये वो पॉइंट होता है कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, इसे हम हाइलस कहते हैं। ये वाला पॉइंट है जहाँ से यूरेटर भी निकलता है, ठीक है, यहीं से रीनल आर्टरी जाती है और यहीं से रीनल वेन जो है वो बाहर आती है, ये हाइलस कहलाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बेसिकली किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। पिरामिड जो है ये आपका वो होता है, आपका जो किडनी का आउटर रीजन है, अगर यहाँ पर किडनी बनाए बड़ी सी, तो किडनी का जो आउटर रीजन होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो इनर रीजन होता है वो मेडुला है। तो मेडुला इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है जिसे आप पिरामिड कहते हैं। ठीक है, रीनल कैप्सूल, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो रीनल कैप्सूल कहलाता है। ना कार्पल बोन्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं रिस्ट के अंदर।
रिस्ट जो है ये बेसिकली वो पार्ट है जो कि आपके फोर आर्म, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आर्म है, ठीक है। उसके बाद फोर आर्म है, फोर आर्म के बाद जो है ये आपका एक छोटा पार्ट है जिसे रिस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका हैंड आता है, ठीक है। तो रिस्ट ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो कार्पल बोन्स होती हैं और ये तकरीबन 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। एंकल जो है ये वो पार्ट है जो कि आपकी लेग और आपके फुट के दरमियान में है, बिल्कुल रिस्ट की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 के बजाय 7 हड्डियाँ होती हैं। जॉ जो है वो आपके जबड़े को कहते हैं और कॉक्सिक्स जो है ये आपकी टेल बोन है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो 4 वर्टिब्रीज पर मुश्तमिल होता है, छोटी छोटी जो आपस में फ्यूज़ हुई होती है, ये कॉक्सिक्स होता है। नाउ द फिफ्थ अर्ली स्टेज ऑफ एन एनिमल्स एम्ब्रियोनिक लाइफ इज कॉल्ड। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के अंदर जो है वो स्टेजेस दिए हुए हैं, तो उन स्टेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उसमें जो पहला स्टेज है वो बेसिकली है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। गैमेट बनेंगे, मेल के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और फीमेल के अंदर ओवम बनेगा, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। उस गैमेट के फ्यूजन को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ना फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट बनता है और जाइगोट डिवाइड होता है। उन डिवीजन्स को हम नाम देते हैं क्लेवेज का, ठीक है। क्लेवेज के नतीजे में पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली वो स्टेज दिखाया गया है कि जिसके अंदर आपकी जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स जो बन जाती हैं, तो वो स्टेज कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है इन तीनों लेयर्स से डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का बनना। एंड देन फाइनली जो बर्थ हो जाती है तो उसके बाद फिर ग्रोथ होती है, ठीक है। इवन अंदर भी अगर आप देखें तो ऑर्गन्स के बनने के बाद जो है वो उनका साइज़ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, तो अंदर भी ग्रोथ होती है और बाहर भी ग्रोथ होती है ना। ये 5th स्टेज के बारे में पूछा, यहाँ से अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5th, तो 5th जो है हमारे पास वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। बाकी गैस्ट्रुलेशन दिया हुआ है, गैस्ट्रुलेशन 4th है। न्यूरुलेशन और स्पोरुलेशन जो है वो इनके अंदर नहीं आता। न्यूरुलेशन कहते हैं न्यूरल ट्यूब के बनने को, नर्वस सिस्टम के बनने को, और स्पोरुलेशन तो स्पोर्स बनने को कहते हैं। ये डेवलपमेंट के दौरान नहीं होता, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। नाउ दिस इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव अलील डिजीज़, ठीक है। अब अलील किसे कहते हैं? तो अलील कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन को, ठीक है। हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो अगर किसी प्लांट के अंदर एक ही तरह के फ्लावर लगते हैं तो उसके अंदर अलील का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एक ही कलर के फ्लावर हैं, सारे के सारे एक ही कलर के फ्लावर हैं, तो उसके अंदर अलील का कॉन्सेप्ट नहीं होगा फ्लावर कलर से रिलेटेड। लेकिन अगर किसी के अंदर 2 तरह के फ्लावर, एक ही प्लांट है जिसके अंदर 2 कलर के फ्लावर लगते हैं, तो उसमें आपको अलील का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो एक अलील वो होगी जो सपोज रेड कलर के फ्लावर बनवा रही है, और दूसरी अलील वो होगी जो आपका पर्पल कलर के फ्लावर बनवा रही है। तो ये दोनों जो है ये फ्लावर कलर बनवाने वाली जीन है, लेकिन ये चूँकि अलग अलग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करिए, तो हम ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम नाम देते हैं अलील का। रिसेसिव उसे कहते हैं जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए 2 में आना पड़े, ठीक है, पेयर में आना पड़े, जोड़ी में आना पड़े, यानी अकेले काफ़ी ना हो। और ऑटोसोमल कहते हैं उन तमाम क्रोमोसोम्स को जो कि मेल और फीमेल में एक जैसे होता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी कि जिसकी इंफॉर्मेशन लगी हुई है उन क्रोमोसोम्स पे जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। और रिसेसिव का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसको अपने आप को जाहिर करने के लिए पेयर में आना पड़ेगा, जोड़ी में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के अंदर ये बीमारी होगी तो जाहिर है एक ख़राब डीएनए जो है, यानी एक क्रोमोसोम जो है इस इंफॉर्मेशन वाला वो फादर से आना चाहिए, ख़राब इन्फॉर्मेशन वाला, और दूसरा जो है वो मदर से लाजमी आना चाहिए। जब दोनों से ख़राब डीएनए आएगा तब जाके बच्चे के अंदर ये बीमारी होगी। ऐसी बीमारियां कहलाती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये जो पार्किंसन डिजीज़ है ये जेनेटिक नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दें। जो हंटिंगटन डिजीज़ है ये जेनेटिक है, लेकिन ये वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी इसकी इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई होती है ऑटोसोम्स के ऊपर, यानी ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर जो मेल और फीमेल में एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन ये डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों पेरेंट में से किसी एक के पास से भी ख़राब डीएनए आ गया, दूसरे के पास से ना भी आया, तब भी हंटिंगटन डिजीज़ हो जाती है। यानी इसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जोड़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है और इन्वायरमेंटल भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये सिंगल जीन से कंट्रोल नहीं होता, ये मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं कह सकते। सिस्टिक फाइब्रोसिस अलबत्ता वो बीमारी है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस होना है तो दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए आना लाजमी होता है।
मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एक ट्रांसपोर्टर ख़राब होता है क्लोराइड का, जिसकी वजह से जो सीक्रीशंस है, जो म्यूकस है, वो गाढ़ा हो जाता है और वो लंग से क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी पहुँच नहीं पाता डाइजेस्टिव सिस्टम तक, जिसकी वजह से जो डाइजेशन होती है लिपिड की डाइजेशन वो नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक के अंदर भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। तो लिपिड की डाइजेशन नहीं होती तो लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होता तो लिपिड के साथ वाइटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होते। विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, तो फिर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ना। एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिल जो है वो अचानक काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक चीज़ लगाई जाती है, तो वो क्या है, वो बेसिकली एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, और जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है या जो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं, उनमें ये बॉडी में खुद ब खुद रिलीज़ होता है। उसका नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कहाँ से आता है, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड था जिसका नाम था एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर हिस्सा होता है कॉर्टेक्स और एक इनर रीजन होता है मेडुला। ये जो इनर रीजन है मेडुला, इसमें से ये हार्मोन आता है एपिनेफ्रिन। कब रिलीज होता है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब आपके ऊपर कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, फाइट एंड फ्लाइट होता है, आप किसी फाइट के अंदर हैं, कुत्ता पीछे लग गया है, अर्थक्वेक आ गया अचानक, ठीक है, आप जहाज़ के अंदर है और वो जो है वो गिरने वाला है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो आपका फाइट एंड फ्लाइट या रिजल्ट आ गया है, तो ये एपिनेफ्रिन जो है ये रिलीज़ होता है। तो इसको एज अ मेडिकेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसको एपिनेफ्रिन देते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर एज़मा का अटैक हो जाए, ठीक है, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही हो, एज़मा जिन्हें होता है सांस की बीमारी जो होती है, उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसे एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं, उसके अंदर भी ये दी जाती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे रखता है, ये इस ऐसी कंडीशन के अंदर नहीं दिया जाता। ये डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है जिनके अंदर इसकी कमी होती है। हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है, इसको तब हीमोग्लोबिन जो है ये तो तब लगाया जाएगा, ब्लड तब लगाया जाएगा जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, एनीमिया जब होता है। और थायरॉक्सिन जो है ये वो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो ये उनको दिया जाता है जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी जो थायराइड के हार्मोन्स हैं उनकी कमी हो जाती है ना। फिजिकल ट्रॉमा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये डिस्क स्लिप है ना। दिस इज द डायग्राम। अब ये डिफरेंट डायग्राम दिए इन्होंने। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर था वो आपका स्केलेटल मसल था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि इस तरह का जो शेप होता है स्पिंडल शेप, वो स्मूथ मसल होता है। ये जो हमारे पास मसल है इसमें सिलेंडर तो है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ब्रांचेस की शक्ल में। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी समझे एक पूरी शीट बन रही है, चादर बन रही है पूरी, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये प्रॉपर्टी होती है कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स को कनेक्टेड होना पड़ता है। उसका रीज़न ये कि पूरा का पूरा हार्ट जो है उसके जो चेम्बर्स होते हैं उन्हें एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर वो उनके मसल फाइबर जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव फोर्स जनरेट नहीं होगी और ब्लड आगे पुश नहीं होगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये होते तो इनवॉलंटरी है, लेकिन अगर आप इनवॉलंटरी को सेलेक्ट करेंगे तो इनवॉलंटरी तो स्मूथ भी होता है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी दो होते हैं, इसलिए आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। वॉलंटरी मसल स्केलेटल मसल्स को कहते हैं, आपके इख्तियार में होते हैं। हाथ के पैर के मसल्स जो है वॉलंटरी मसल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। Now the gap between axon terminal of one neuron and the dendrite of the next neuron, इसे हम साइनाप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन जो है हमारे पास जब ये ख़त्म होता है और तो इसका ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। तो इसका ये जो पार्ट है ये डेंड्राइट कहलाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली कहलाता है साइनाप्स। तो साइनाप्स जो है ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन होता है। उसमें से एक न्यूरॉन का एक्सॉन होता है जिसमें से मैसेज आ रहा है, उसका एंड पार्ट होता है एक्सॉन, और जिस पर मैसेज अब जाना है उसका इनिशियल पार्ट होता है यानी डेंड्राइट होता है, ठीक है। तो ये साइनाप्स कहलाता है। साइनाप्सिस जो है ये बेसिकली पेयरिंग को कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं और जोड़ियाँ बनाते हैं तो इसे हम साइनाप्सिस कहते हैं। ये मियोसिस के अंदर होता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो इस एक्सॉन के अंदर कुछ बैग्स होते हैं जिनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इन्हें हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। नोड ऑफ रेनवीर क्या है?
मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि कुछ न्यूरॉन्स जो है उन पर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, यानी कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। अब इन माइलिन शीट के दरमियान कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती, ये एरियाज़ कहलाते हैं नोड ऑफ रेनवीर। यहीं से जो है ना आयंस अंदर जाते हैं और जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि माइलिन शीट जो है ना ये इंसुलेटिंग होती है, यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा सकते। नाउ लास्ट क्वेश्चन है प्रोटोनेफ्रिडिया, दे आर आल्सो नोन एज। प्रोटोनेफ्रिडिया जो है ना एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिन्हें फ्लेम सेल भी कहते हैं, और ये पाए जाते हैं प्लेनेरिया के अंदर। ये जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, जो फ्लैट वर्म्स हैं जो कि रिबन शेप्ड होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं ये बड़े उनके अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर जो है ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, तो कॉकरोच एग्जाम्पल दी हुई है उसके अंदर ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और नेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडिया जो है ये पाए जाते हैं अर्थवर्म के अंदर, तो ये उसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं।